अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू ग्रीन सोलर पाकिस्तान। यार जिस तरह के मौसम में तब्दीली आती जा रही है, डैम्स टूटने लग गए हैं, इतनी बारिशें हो रही हैं। चाइना में कल आपने न्यूज़ देखी होगी, एक डैम टूटा है और उसकी वजह से जो करीबी पूरा शहर था वो डूब गया है। बारिशें ज़्यादा होना शुरू हो गई हैं। कल इंडिया में भी एक डैम टूटा है। अब अगर हम एनर्जी की ही बात करें तो एनर्जी में जो सबसे अच्छी रिन्यूएबल सोर्स थी, जो सबसे चीपेस्ट थी, वो हाइड्रो थी। यार पानी से आपको सबसे सस्ती बिजली मिल जाती है और 24 घंटे मिल जाती है। पर जो मौसमियाती तब्दीली हम देख रहे हैं इस टाइम पे, उसमें आप देख रहे हैं कि डैम्स भी टूटने शुरू हो गए क्योंकि पानी इतना ज़्यादा आना शुरू हो गया और इतनी एक्स्ट्रा बारिशें होना शुरू हो गई हैं। ऐसे में मतलब किस तरह देखें इसको, एनर्जी के सेक्टर में किस तरह देखें इसको कि क्या वाकई हाइड्रो जो हम सोच रहे थे कि वो इतनी अच्छी नहीं है क्या, या उसके भी डिसएडवांटेजेस हैं और अब हम देखने को मिल रहे हैं। और इसको अगर सोलर से कंपेयर करें तो बिल्कुल राइटली आइडेंटिफाई किया है। क्लाइमेट चेंज तो है ही है और मौसम में सख्ती आती जा रही है। जो मौसम में थोड़ी सी नरमी रहती थी और जो फॉरगिविंग नेचर थी माहौल की, वो चेंज होती जा रही है, सख्ती आती जा रही है। गर्मियाँ ज़्यादा गर्म होती जा रही हैं, सर्दियाँ ज़्यादा ठंड वाली होती जा रही हैं, बारिशें ज़्यादा तेज़ होती जा रही हैं और जब बारिशें नहीं हो रही तो तब ड्रॉट कंडीशंस आ रही हैं, तो सख्ती आती जा रही है मौसम में। कहत वाली जब नई बारिशें होनी तो होनी ही नहीं है, और जब ज़्यादा होनी है तो वो एक्स्ट्रा हो जानी है, उससे सैलाबी कैफियत आ जानी है। तो वो वही उसी का एक वो है सीक्वेंस है कि डैम्स असल में तो वाटर रिजर्वोयर होते हैं। जब ज़्यादा पानी आ जाएगा तो फिर स्पिलवेज की भी एक लिमिट होती है, वो कितना पानी को डिस्चार्ज कर देंगे, और अगर बहुत ज़्यादा प्रेशर उन पर आएगा तो वो डैमेज हो जाते हैं। टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा सोल्यूशन है। हाइडल एक कंटिन्यूस सोर्स होती है जहाँ पे पानी का कंटिन्यूस फ्लो होता है, वहाँ पे आप 24 घंटे बिजली ले सकते हैं। अगर आप डैम सही तरीके से बनाएं और उसकी मेंटेनेंस सही तरीके से करें तो आप बहुत अच्छा निकाल सकते हैं विदाउट एनी मेजर कॉस्ट। लिमिटेड मेंटेनेंस से उसके नीचे सिल्ट की डेपोजिशन को कम से कम रखें आप। बट ये वाली हालात तो हर चीज़ में आ सकते हैं, किसी भी चीज़ में आ सकते हैं। इसमें कोई टेक्नोलॉजी का फेलियर नहीं है। जैसे खुदा न खासा ज़ल्ज़ला आए तो भी चीज़ें डैमेज हो जाती हैं, बिल्डिंग भी गिर जाती है। सोलर पैनल पे हेल आ जाए, जिसको ओले कहते हैं, ओले पड़ जाए बहुत ज़्यादा, वो डैमेज हो सकते हैं। बहुत ज़्यादा टेम्परेचर से सोलर पैनल में आग लग सकती है, खुदा न खास्ता। बिल्कुल खुदा न खास्ता। तो हर टेक्नोलॉजी में मसाइल होते हैं। जो न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाए होते हैं उसकी भी लिमिटेशंस होती हैं। जो आपके कोल फर्नेस बाकी ऑयल वाले प्लांट्स होते हैं वहाँ भी ज़्यादा डैमेज होने के चांसेस किसी भी वजह से हो सकते हैं। तो ये उसी का एक कंटिन्यूएशन है कि डैम्स पे भी अफेक्ट आया है और पिछले हफ्ते 2 हफ्ते में ज़्यादा आया है क्योंकि बारिशें ज़्यादा हुई हैं, पानी का फ्लो ज़्यादा रहा है। तो अगेन होता रहता है। इससे इसका ये मकसद नहीं है कि वो टेक्नोलॉजी ही बेकार है और वो कोई बहुत बड़ा मसला है उसमें। ये होता रहता है, इसका हल निकालना होता है क्योंकि टेक्नोलॉजी का फ़ायदा बहुत है उसका। आप रिन्यूएबल एनर्जी में सबसे अच्छी टेक्नोलॉजी, वन ऑफ दी बेस्ट टेक्नोलॉजीज है। जहाँ पे पानी का रिजर्वोयर है वहाँ पे तो सोचने की बात ही नहीं है कि लगाएं कि ना लगाएं, वहाँ तो लगाना ही है। अच्छा, जहाँ पे पानी की अवेलेबिलिटी ज़्यादा है और पानी का फ्लो भी अपवर्ड से डाउनवर्ड ट्रेंड पे है, तो वहाँ पे तो इट्स अ नो ब्रेनर। बिल्कुल कि आप सोचे भी नहीं और वहाँ पे आप हाइड्रो की तरफ चले जाए, ऑटोमेटिकली पानी फ्लो कर रहा है। और आपकी लिमिटेड में कॉस्ट है, आपकी डिस्प्लेसमेंट भी कम से कम है। बहुत सी जगहों पे तो नेचुरल रिजर्वोयर बने हुए होते हैं, आपको डैम्स भी बिल्ड नहीं करने पड़ते, आपको सिर्फ स्ट्रेंथनिंग करनी होती है, थोड़ी बहुत फाउंडेशन करनी होती है। तो बहुत सारी लोकेशन पे तो नो ब्रेनर होता है। अच्छा, और जहाँ पे सनलाइट सबसे ज्यादा पड़े वहाँ पे, अब वहाँ अगर जनरली जहाँ पे सनलाइट ज्यादा पड़ती है वहाँ इतने वाटर रिजर्वोयर्स नहीं होते। वहाँ पे क्या सबसे ज्यादा नो ब्रेनर है? सोलर नो ब्रेनर है, उसमें सोचने की बात ही नहीं है। जितना सस्ता सोलर सेल हो गया, सोलर पैनल हो गया है, कोई सोचने की बात ही नहीं है क्योंकि डिप्लॉयमेंट कॉस्ट सबसे कम भी सोलर की ही है। हाइडल की डिप्लॉयमेंट कॉस्ट ज़्यादा है, इनिशियली अच्छी खासी कॉस्ट आती है और टाइम भी बहुत डिले आता है क्योंकि अगर आप डैम कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं वाटर रिजर्वोयर के लिए, हाइडल के लिए, तो उसमें बहुत टाइम लगता है। आराम से आपके कम से कम भी 4 साल चले जाते हैं और नॉर्मली 5 से 7 साल चले जाते हैं डैम्स को बिल्ड करने में। फिर उसमें और इशूज, हाँ, उसमें लेजिस्लेशन आती है, उसमें आप एक पॉपुलेशन को भी डिस्प्लेस करते हैं। उस इलाके के जो गांव देहात होते हैं उनको भी आपको रीलोकेट करके देना पड़ता है क्योंकि आप वहाँ डैम बना रहे हैं, कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, तो वहाँ रह नहीं कोई भी सकता। तो ये उसमें ह्यूमन रिलोकेशन का भी मसला आता है। सोलर में ऐसा कोई मसला नहीं है, जहाँ सूरज पड़ रहा है वहाँ लगा सकते हैं। वो पहाड़ों के ऊपर भी लग सकता है, सहरा के अंदर भी लग सकता है, घरों की छत पे भी लग सकता है, ऑफिस की बिल्डिंगों पे भी लग सकता है। यहाँ रोड है, रोड के बीच में अगर जैसे स्ट्रीट लैंप लगे हुए हैं तो स्ट्रीट लैंप आप ये कंटिन्यूस एक स्ट्रीट लैंप्स की कंटिन्यूस एक लाइन बनाए और ऊपर सोलर पैनल लगा लें आप। कोई नहीं आपको मना करेगा, कोई उससे खूबसूरती में भी कमी नहीं आएगी और कोई प्रैक्टिकलिटी भी रोड की मुतासर नहीं होगी। ऐसा नहीं है कि फिर कम ट्रैफिक चलना शुरू हो जाएगा रोड पे। तो सोलर पैनल हवा में लग जाता है, कोई किसी को तंग नहीं करता, वो भी लग सकता है, आपको लगाना चाहिए।
ये पेट्रोल पंप है, पेट्रोल पंप की छत पे लग सकता है, किसी को तंग नहीं करेगा ये। यहाँ पे हाइडल नहीं लग सकता, यहाँ पे विंड भी नहीं लग सकती, यहाँ विंड का फ्लो ही इतना नहीं है। तो हर रिन्यूएबल की एक अपनी लोकेशन है जहाँ पे वो ज़्यादा ऑप्टिमाइज होता है। जहाँ सूरज ज़्यादा है वहाँ सूरज लगना चाहिए। और जहाँ पे अच्छा, अब आजकल आप देख रहे हैं एटलीस्ट प्राइवेट सेक्टर में तो काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड बढ़ गया है, जो विंड मिल्स की तरफ भी आ गया, और विंड मिल्स की इंस्टॉलेशन भी और माशाल्लाह बढ़ती जा रही है। एटलीस्ट ये जमपीर के एरिया में जो सिंध में है, बिल्कुल कराची से थोड़ा सा बाहर जाए जहाँ पे आपका पाकिस्तान का विंड कॉरिडोर कहा जाता है, तो दैट्स ऑल्सो गुड थिंग। बिल्कुल, क्योंकि जितनी ज़्यादा रिन्यूएबल की तरफ हम जाएंगे, जितनी ज़्यादा रिन्यूएबल की तरफ सिर्फ जाना ही नहीं है, चलो इससे एक स्टेप और आगे जाते हैं, उस रिन्यूएबल को यूज़ करेंगे, उस रिन्यूएबल को बेचेंगे और सस्ती बिजली बेच के कोई प्रोडक्टिव चीज़ करेंगे, उतना ज़्यादा हमारा भी फ़ायदा होगा और मुल्क का भी फ़ायदा होगा। ये न्यूज़ तो अच्छी है कि भाई रिन्यूएबल की तरफ हम जा रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर भी रिन्यूएबल की तरफ जा रहा है, दैट्स इट। पर यहाँ पे चैप्टर क्लोज नहीं करना, उस रिन्यूएबल को यूज़ भी करना है, उस रिन्यूएबल को फिर डिस्कोस खरीदें और फिर आगे उसी को सप्लाई करें, और कम रेट पे जब लोगों को मिलेगा तो उससे फ़ायदा होगा। बिल्कुल, देखिए एक्सेप्टेबिलिटी की बात है, माइंडसेट को चेंज करना पड़ेगा। उस पे अपना लेजिस्लेटिव लेवल पे ये जो डिस्कोस है ना, इनको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि रिन्यूएबल इज़ द ओनली वे फॉरवर्ड। ये जो पुराने तरीके से गैस से और फर्नेस ऑयल से और दूसरे तरीके से बिजली बनाते थे, जब तक बन रही है बनाते रहें, लेकिन शिफ्ट करें सारा का सारा रिन्यूएबल पे लोड लाएं। उसमें सारी रिन्यूएबल ये डिस्कोस खुद नहीं कर सकती, या डिस्कोस नहीं, ये जेनकोस नहीं कर सकती, ये खुद नहीं बना सकेंगी सारी की सारी बिजली। तो इसमें जो कंज्यूमर बना रहा है, जो डिस्ट्रीब्यूटेड जनरेशन हो रही है घर के लेवल पे, रेजिडेंशियल लेवल पे, कमर्शियल इंडस्ट्रियल लेवल पे, उसको भी अपने सिस्टम में इंटीग्रेट करें। इस तरह करें कि सिस्टम भी डिस्टेबलाइज ना हो और दोनों के लिए इंसेंटिव भी रहे। कस्टमर को भी ज़्यादा से ज़्यादा इंसेंटिव दें ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा बिजली बनाए। बिजली के मसाइल सॉल्व नहीं हुए, अभी भी लोड शेडिंग हो रही है, बेइंतहा लोड शेडिंग हो रही है, और इंटरमिटेंट भी हो रही है, पीरियोडिक भी हो रही है, स्केड्यूल्ड भी हो रही है, हर तरह की लोड शेडिंग हो रही है। उसके साथ बिजली के जो रेट्स हैं वो सारे के सारे आउट हो चुके हैं। जहाँ इसमें टैक्सेशन का मसला है ही है, वहाँ बिजली महंगी भी बहुत बना रहे हैं। ऐसा ही नहीं है कि बिजली हम बहुत सस्ती बना रहे हैं और सारा बोझ टैक्स का ही कंज्यूमर के ऊपर आ रहा है, ऐसा भी नहीं है। टैक्स तो है ही है, एक अलग मसला है, लेकिन महंगी बिजली भी तो बनाए जा रहे हैं, बेकार तरीकों से भी बनाए जा रहे हैं, ऐसे तरीकों से बना रहे हैं कि जो रियल टाइम में अडेप्ट ही नहीं करती। आसान अल्फाज में, लोड है फर्ज करें 50 मेगावाट का, और आपका एकदम से लोड अगर 40 मेगावाट पे आ जाए विद इन 15 मिनट्स, ग्रिड कम ही नहीं कर पाती। 50 मेगावाट से 40 मेगावाट पे ग्रिड प्रोडक्शन कम नहीं कर पाती अपनी, वो ऑटोमेटिकली उसके साथ सिंक ही नहीं है। उसमें इतना रियल टाइम में अडेप्ट करने की कैपेबिलिटी ही नहीं है कि वो रियल टाइम में उसको मैनेज कर ले और अपने लोड के कम होने की वजह से अपने आउटपुट को भी कम कर ले। आउटपुट कम क्यों करना है? ताकि कंजम्पशन कम हो, ताकि कॉस्ट कम हो, ताकि जो आप फ्यूल जला जला के बिजली बना रहे हैं वो ना जले। तो क्योंकि वो पुराना मैकेनिज्म है, वो सारा का सारा अपग्रेड अप टू डेट करना पड़ेगा, इसीलिए वो लॉसेज हैं। वो लॉसेज में ही आते हैं कि चाहिए कम, बना ज़्यादा रहे हैं, कम कर ही नहीं पा रहे, तो खर्चा कोई तो देगा ना। जैसे अभी EMI मीटर लग रहे हैं, अपग्रेडेशन हो रही है ना, तो EMI मीटर की कॉस्ट कंज्यूमर बेयर कर रहा है ना, तो कोई नहीं करना तो पड़ेगा। इस मुल्क में तो कंज्यूमर भी लॉस आता है, बट किसी अच्छी मद में तो जा रहा है ना। हाँ। बेकार मद में तो नहीं जा रहा है ना कि बस मीटर रीडर आ रहा है और उसकी सैलरियां दिए जाएं और मीटर रीडर सही से रीडिंग भी ना ले पाए, और सिर्फ बहस ही होती रहे कि तुमने मेरी 1 तारीख को मीटर रीडिंग ली या 5 तारीख को ली, और कोई हल भी ना निकले। तो अच्छी चीज़ों पे पैसे लगने चाहिए ताकि इंप्रूवमेंट आए, बेहतरी आए, ग्रिड के मसाइल भी कम से कम हो। चले वीडियो को रैप अप करें। बिल्कुल जी, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा शेयर करें, कौन से बताएं इस तरह और किस तरह सोलर पैनल्स की डिप्लॉयमेंट हो सकती है रोड्स पे, बिल्डिंग्स पे, पार्क्स में, आपके इलाकों में, सहराओं में। बहुत सारे एरियाज़ में डेजर्ट्स हैं, पाकिस्तान में अच्छा खासा डेजर्ट का एरिया, वहाँ पे किस तरह डिप्लॉय हो सकते हैं ताकि लोगों के लिए ज़्यादा आसानी हो, ग्रिड को भी फ़ायदा हो, सस्ती बिजली बने, किस तरह इंटीग्रेट करें, और कौन से मैकेनिज्म्स है कि जिसके थ्रू ग्रिड को फ़ायदा दिया जा सकता है रिन्यूएबल्स के थ्रू।